नमस्कार दोस्तों, ऑसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे STET 2019 का कि आगे क्या होगा, और साथ ही साथ इस बारे में बात करेंगे कि जो नियुक्ति हो या नियोजन हो वो ऑनलाइन होना चाहिए, सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए या उसी तरह से ओपन कैंप में होना चाहिए। जैसा कि आप जान रहे हैं कि छठे चरण की जो नियोजन की प्रक्रिया है वो चालू है और ओपन कैंप के माध्यम से ही हो रहा है। यहाँ पर ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड माध्यम से नियुक्ति या नियोजन की बात इसलिए कही गई है क्योंकि जो आगे 7वां चरण होगा या 8वें चरण होगा, इसमें ना सिर्फ हम STET की बात करेंगे बल्कि शिक्षा के सुधार के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि जब तक शिक्षा का सुधार नहीं हो सकता है तब तक किसी भी देश की या राज्य की प्रगति के बारे में बात करना बेमानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी जो प्रक्रिया चल रही है नियोजन की, उसमें होता क्या है ना, सबसे पहले मैं बता दूं कि एक आजकल जो एग्ज़ाम्स लोग देते थे बैंक में, SSC में, रेलवे में और तरह तरह की स्टेट्स और सेंट्रल लेवल के जो एग्ज़ाम देते थे तो उनको कई तरह के फॉर्म्स भरने पड़ते थे। जैसे बैंक में अप्लाई कर रहे हैं तो अलग, IAPS के लिए अलग, SBI के लिए अलग, उसके बाद क्या हुआ कि SSC के लिए अलग, CHSL के लिए अलग, CGL के लिए अलग, रेलवे में NTPC के लिए अलग, ग्रुप डी के लिए अलग, स्टेट्स में भी कुछ एग्ज़ाम्स निकल रहे हैं SSC उसके लिए अलग। तो पढ़ने वाला व्यक्ति जो खुद रोज़गार के तलाश में है वो कितना रुपया बर्बाद करता था फॉर्म में, क्योंकि सबका तो नहीं होता था। तो उसके लिए एक नया सिस्टम तैयार है जो कि लागू होने वाला है, वो है NRACET, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक ही बार फॉर्म अप्लाई होगा और वो एग्ज़ाम्स भी उसी डिस्ट्रिक्ट में होंगे जहाँ तक संभव हो। जिस डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो पाएगा उसके तो आसपास डिस्ट्रिक्ट में आयोजन हो सकता है, लेकिन जहाँ तक संभव हो रिसोर्सेज को ध्यान में रख करके उसी डिस्ट्रिक्ट्स में एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। इससे क्या होगा, आने जाने का पैसा बचेगा, प्लस एक ही एग्ज़ाम होगा। अब उस एग्ज़ाम्स में अलग अलग कट ऑफ के आधार पर जो भी बोर्ड हैं, चाहे बैंक के हो, रेलवे के हो, SSC हो या राज्य सरकार के बोर्ड हो, वो उस हिसाब से कट ऑफ जारी करेंगे कि 60 वाले इसका फॉर्म भर दीजिए, 75 से जो कैंडिडेट हैं इसका फॉर्म भर दीजिए और उनकी नौकरी लग जाएगी। यानी पैसे की बचत, समय की बचत, आवागमन में जो साधन है, जो रुपए खर्च होते हैं उसकी बचत, बच्चे को केवल पढ़ाई करनी है। यहाँ क्या हो रहा है, एक ही व्यक्ति, अगर नियोजन की बात करें तो एक ही व्यक्ति 20 जगह, 50 जगह, कुछ तो 100 जगह फॉर्म भर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कितना पैसा खर्च हो रहा है और कहीं हुआ भी इसकी कोई गारंटी नहीं है, नहीं भी हो सकता है। तो बताइए, जो पहले से ही इतना बेरोजगार है, रोजगार के लिए लड़ रहा है, उससे इस तरह से फॉर्म भरवाना कहाँ तक जायज़ है? क्या किसी भी आधार पर ये जायज़ होगा? देखिए, वीडियो सिर्फ जागरूकता के लिए है, ये किसी के शिकायत के लिए नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में वही होता है जो मास चाहती है, पॉपुलेशन ज़्यादातर चाहती है। तो हमें जो ये मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य सिर्फ जागरूकता लाने के लिए है, सुधार लाने के लिए है। यदि कुछ अच्छे के लिए, किसी के अच्छे के लिए सुधार हो सकता है तो इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। तो ऑनलाइन से क्या होगा ना, देखिए, पहले मेरिट अनमेरिट की बाद में बात करें। जैसे भी अगर नियोजन हो या नियुक्ति हो, अगर ऑनलाइन होती है तो क्या होता है, एक मेधा सूची तैयार की जाएगी, चाहे वो मेरिट के आधार पर या फिर सबसे डॉक्यूमेंट जो हैं अपलोड करवा लिए जाएंगे, उस आधार पर मेधा सूची तैयार होगी, ऑनलाइन होगी। एक क्लिक पर अलग अलग ज़िले में जिसको भी जो विद्यालय चुनना होगा वो चुन लेंगे। चलिए मान लेते हैं कि सभी ज़िले में एक ही दिन आपकी नियुक्ति होनी है या काउंसलिंग होनी है, तो छात्र क्या करेंगे, अपने अपने ज़िले में अपने मेधा सूची के हिसाब से अपने अपने स्कूल्स को चुन लेंगे। फिर एक दिन सभी को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, सभी को मतलब उतने को जितनी की मेरिट बनी है, एक्स्ट्रा भीड़ होनी नहीं चाहिए, रोड पे दिखनी नहीं चाहिए। फिर उसमें से सीटें बचेंगी नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए। तो इससे क्या होगा, छात्र को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ऑन द क्लिक उसे सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, उसे स्कूल अलॉट हो जाएगा, बस उसे जाना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और ज्वाइनिंग के लिए। उसका कितना पैसा बचेगा, कितना समय बचेगा, ये कितनी प्रक्रिया में पारदर्शिता आ जाएगी। ये ऑनलाइन जो ऑफलाइन चीज़ें होती हैं या नियोजन कैंप में होते हैं, इसमें कितनी धांधली, कितनी परेशानी होती है। 2 सीट के लिए 50-50 कहीं 100-100 लोग पहुंचते हैं,
3 बार आपको बुलाया गया, आप उसमें नहीं आ पाए, कोई बीमार हो गया, किसी वजह से रुक गए, तो आपकी नियुक्ति ही वहाँ मान लिया जाएगा कि कैंडिडेट नहीं है, आपकी नियुक्ति नहीं होगी। तो क्या ये भ्रष्टाचार को जन्म नहीं देता है? तो इसीलिए जो ये वीडियो बनाने का मकसद है कि जो भी इसको देख रहे हैं और चाहते हैं कि जो मैं बातें कह रहा हूँ वो सही है, तो उसे आगे तक बढ़ाएं, पहुँचाएं उनके कानों तक जिनके पास राइट है फैसला करने का। क्योंकि भीड़ तंत्र और लोकतंत्र में एक अंतर होता है। भीड़ मनमाने तरीके से आपसे बात मनवा सकती है, गलत सही नहीं देखते हैं, लेकिन लोकतंत्र में सबकी बात सुनी जाती है। होता वही है जो लीगली सही हो, संवैधानिक रूप से सही हो। इस हिसाब से अगर देखा जाए, हो सकता है कुछ को बुरा लगे, लेकिन अंतिम में तो मेधा सूची बनेगी ही। जितनी सीटें हैं उतने ही लोग आएंगे, बाकी लोग को तो वैसे भी हटना है, चाहे वो मेरिट में हो या अनमेरिट में हो। लेकिन यहाँ पर STET 2019 में जो नोटिफिकेशन लिखा हुआ था उसके हिसाब से गुड ब्रेन को शिक्षा में एंट्री लाना था। और नियोजन की बात इसलिए नहीं करनी थी क्योंकि कब तक नियोजन चलेगा? कभी तो सुधार होगा, कभी तो टीचर रेगुलर होंगे। क्या नई शिक्षा नीति सिर्फ किताबों में ही पढ़ने को मिलेगी कि उसको देखने को भी मिलेगी? कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था या देश की शिक्षा व्यवस्था हमेशा लायबिलिटी बनी रहेगी कि उसे इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा भी जाएगा? इस बारे में गौर करने का ये सही समय है। वरना जब आप जगह जगह नियोजन इकाइयों में सर्टिफिकेट लेकर के घूमिएगा तब आपको पता चलेगा एक आम अभ्यर्थी क्या कर सकता है। वो कोर्ट केस कुछ नहीं कर सकता। जो छोटे छोटे रोजगार के लिए या नियोजन के स्तर पर जो पेमेंट मिलता है उसे लेने के लिए इतना परेशान है, जहाँ खाने को मुश्किल से जुड़ता होगा, वो कहाँ से कोर्ट करेगा? आप क्या कर सकते हैं? जागरूकता लेवल पर आप वोट है, हर व्यक्ति का वोटिंग का इक्वल राइट्स है। अगर अपनी बातों को जो सही हैं अगर लोगों तक पहुंचाइएगा तो सही है, तो चाहे गलत भी आप क्यों ना हो, सिस्टम सुधरेगा तो उसका फ़ायदा आपको होगा। इसलिए जैसे B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें क्या होता है, एक कॉमन एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो टॉप के लोग हैं उनको एक दिन बुलाया जाता है। वो ऑनलाइन चूज़ कर लेते हैं कि कौन सा कॉलेज हमें चाहिए। जिनको सरकारी मिलता है वो सरकारी चूज़ कर लेते हैं और कुछ ऑप्शन प्राइवेट में भी छोड़ देते हैं। तो टॉप के अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, अगर वो कॉलेज चुन लेते हैं तो फिक्स हो गया, और नहीं आते हैं तो वो सीटें अगले को दे दी जाती हैं। तो भीड़ भी नहीं होता और सबको अपने मेरिट के हिसाब से मनपसंद चीज़ें मिल जाती हैं। और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम जो STET 2019 हुआ था, अगर नोटिफिकेशन के हिसाब से ना चले तब नियुक्ति के बाद भी परेशानियां आएंगी। ऐसे कई जगह हुआ है कि नियुक्ति के बाद भी रद्द हुआ है। इसलिए अगर संवैधानिक संकट उत्पन्न नहीं होना है तो यहाँ पर तो जो मेरिट कहीं ना कहीं तो बनेगी। यदि मार्क्स के बेसिस पर मेरिट बनता है तो उसी बेसिस पर आगे भी ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से काउंसलिंग होनी चाहिए। क्योंकि भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है तो पारदर्शिता उसकी प्रथम शर्त है, इसे मानिए चाहे नहीं। और जो सीटें बचती हैं प्लस और सीटें बढ़ानी चाहिए, क्योंकि सरकार ने पहले ही बोल दिया था उन्हें और सीटें बढ़ानी चाहिए और उन सीटों को फिर से ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के थ्रू सीटों को भरना चाहिए। इससे डेटा सार्वजनिक रहेगा, सभी को पता चलेगा कि प्रक्रिया कैसी हो रही है, कोई पैसा नाजायज़ रूप से ले नहीं पाएगा और सभी का डेटा एक लॉग फाइल में बना करके कोई ना कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जो उसको जांचे। और जो भी एग्ज़ाम्स होता है या जो भी प्रक्रिया होती है उसमें कोई अथॉरिटी हो जो इसकी जिम्मेदारी ले। अब आगे हम बात करते हैं, इतनी तो हमने बात कर ली कि आखिर बिहार में शिक्षा की हालत ख़राब क्यों है, इस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। चर्चा सिर्फ सुधारात्मक रवैये को देखते हुए कि क्या सुधारा जा सकता है, हम उसको पॉजिटिव लेकर चलेंगे। अब कोई कमी है तो उसको बोलने से तो कोई दिक्कत, बोलने से तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। समस्या को बोलने से क्या फ़ायदा है? बात तो तब है ना जब हम उसके समाधान के बारे में बात करें। जैसे कि बिहार में शिक्षा की हालत ख़राब क्यों? क्या आर्यभट्ट और नालंदा का यशोगान करने से आज की कमियां छिप जाएंगी? सुधार के त्वरित कदम उठाने में बाधा क्या है? बिहार में देश को लीड करने की क्षमता है, बिल्कुल है, पर वो क्षमता दिखेगी कब? इन्हीं बातों पर हम थोड़ा सा डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो का मकसद किसी भी STET छठे चरण या 7वें चरण से कोई मतलब नहीं है। इसका मकसद इतना ही है कि हम क्यों नहीं टेक्नोलॉजी हब बन पाते, क्यों नहीं बिहार के युवा देश भर में अपना परचम लहरा पाते। हमारे पास इतनी यंग लोग हैं, इतने यूथ हैं, और यूथ शक्ति से भरा हो तो उसका शरीर ऊर्जा से भरा हुआ रहता है, हम इसका दोहन क्यों नहीं कर पा रहे हैं?
तो देखिए बिहार में शिक्षा की हालत ख़राब क्यों है। सबसे पहली बात है कि यहाँ की नियुक्तियों में या जहाँ की भी नियुक्तियों में डॉक्यूमेंट्स को तरजीह दी जाए। डॉक्यूमेंट्स मतलब कोई कंपटीशन नहीं होगा, जिसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं वो आप आइए और नौकरी ले जाइए। तो इसके लिए तो एकेडमिक भी तो अच्छा होना चाहिए ना। लेकिन जब आप खुद टॉपर्स का इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको तो खुद एकेडमिक पे भरोसा नहीं है। और कैसे एकेडमिक्स पास किए जाते हैं आप देखिए, इग्नू में कोई व्यक्ति एग्ज़ाम दे रहा है या कई ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में जहाँ कोई व्यक्ति एग्ज़ाम दे रहा है तो 50-60 ही हाईएस्ट माने जाते हैं, वही लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहाँ 70-80 भी बहुत कॉमन है, और कुछ यूनिवर्सिटी तो 90% से ज़्यादा देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो सेंट्रल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि प्राइवेट है। अब मेरी बातों को समझ रहे हैं। तो ये कब से हो गया कि टैलेंट का मापक एक एकेडमिक हुआ। अगर हम मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति मैट्रिक में 50% लाया और उसी के आधार पर जीवन भर उसको तौला जाएगा, नापा जाएगा, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि व्यक्ति में तो सुधार कभी हो ही नहीं सकता। ये तो अधिगम के बिल्कुल विपरीत है। अधिगम तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो एक मानक हो सकता है कि हाँ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि कंपटीशन में होता है, फिर आप कंपटीशन दीजिए और आइए। इससे क्या होता है कि जो पिछड़ भी गए हैं किसी भी कारण से, कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है कि क्लास में 100 लोग पढ़ रहे हैं तो सबकी आर्थिक हालात परिस्थिति एक जैसी थोड़ी हो सकती है। किसी के परिवार में कभी कुछ घटना हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि कंपटीशन उनमें सुधार लाने का फिर से जज्बा जगाती है कि मैं पहले कुछ था लेकिन अब कुछ और बन के रहूँगा। और ऐसा भी नहीं है कि कोई 90% है तो हमेशा 90 रहे। अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर आते हुए लोग समाज में देखने को मिल सकता है। तो जब तक हम कंपटीशन को महत्व नहीं देंगे तब तक बिहार में किसी भी डिपार्टमेंट में जो हम भ्रष्टाचार है उसे रोक नहीं पाएंगे। लोग सोचेंगे कि जब चोरी करके इतना लिख के हम 80% ले आए, 90% ले आए, और उसी पर जब हम एग्ज़ाम नौकरी पा लिए, इसका मतलब तो यही हुआ कि सच सच नहीं है, झूठ का ही बोलबाला है। देखिए ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में 50-60% मार्क्स लाना भी बहुत मुश्किल है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में 70-80% भी बहुत आसानी से आ जाते हैं। ये तो वो कैंडिडेट्स अच्छी तरीके से जानते होंगे जो खुद उस एग्ज़ाम की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। उन्हें पता है कि वो कितनी मेहनत से, कितनी ईमानदारी से परीक्षा देते हैं। इन बातों को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सुधार नहीं लाइएगा तो आर्यभट्ट और नालंदा की बात करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और सुधार के त्वरित कदम उठाने में बाधा क्या है। अब देख लीजिए कि कदम तो उठाया गया था, इस STET में क्या बाधा था। जब कोई लोग भीड़ बना ले और चीज़ों में बदलाव लाने की कोशिश करे और व्यक्ति राजनीतिक चीज़ों को देखे, ध्रुवीकरण को देखे और सच के साथ ना रहे, तो वही बाधा है। आप इस बात को समझिए। और बिहार में देश को लीड करने की क्षमता बिल्कुल है। जो भी यूथ है, इससे कोई मकसद नहीं है कि कोई कंपटीशन निकाल पाता है कि नहीं। जो नौकरियां हैं, जो नौकरी करना चाहते हैं नौकरी करें। जहां स्किल डेवलपमेंट सेंटर है वहां भी खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए। आप यूथ को बुलाइए, उनको जो भी स्किल डेवलपमेंट है वो करवाइए। ऐसा होता है ना कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसा हो गया है कि आधे उम्र तो लोग पढ़ने में निकाल देते हैं, उस बीच वो किसी तरह के स्किल सीख नहीं पाते, सिर्फ किताबी कीड़े बन के रह जाते हैं। अब उनके पास नौकरी के अलावा कोई चारा बचता नहीं। इसके बारे में तो मैं बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा, जब पूरे नेशनल लेवल पर शिक्षा की व्यवस्था को मैं देखूंगा। तो जैसे कि कोई मजदूर है, 15 साल से मान लीजिए नौकरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, चाउमीन बेच रहा है, वो 30 साल तक आते आते अपना घर बना लेगा। उसका मतलब कि फैमिली सेट हो जाएगा। और एक व्यक्ति जो किताब में पढ़ने लिखने में लगा हुआ है, वो 30-35 साल तक एग्ज़ाम ही दे रहा है, इनकम शुरू नहीं हुआ है उसका, तो फिर ऐसे पढ़ाई से क्या फ़ायदा हो जाएगा। ये जो बातें मैं कह रहा हूँ सिर्फ सुधार के लिए कह रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि इन बातों को उन कानों तक पहुँचाया जाए जिनमें फ़ैसला लेने की अथॉरिटी है, तो इन्हें ज़रूर पहुँचाइए। पूरा मकसद शिक्षा में सुधार करने का है, क्योंकि एक व्यक्ति इस दुनिया में आता है तो उसका जाना बिल्कुल तय है, लेकिन इस बीच वो क्या करता है, कैसे जीवन जीता है, समाज को क्या देता है, उस पर चीज़ें निर्भर करती हैं। आपके बच्चे होंगे, आज बड़े हैं, कल बूढ़े भी होंगे, फिर इस दुनिया को छोड़ के भी जाना होगा। इस बीच में आपने समाज के लिए क्या किया,
इस पर ध्यान दीजिएगा। जब इस पर ध्यान दीजिएगा तो बहुत चीज़ें समाज में सुधरेंगी। केवल कुछ चीज़ों के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए गलत करना बिल्कुल गलत है। तो यहाँ फ़िलहाल मेरा वीडियो शिक्षा सुधार को लेकर था, और वीडियो यही था कि अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो ये अभ्यर्थी जो पहले से ही बेरोज़गार है उनको इतना परेशान क्यों किया जाए, उनकी जेबें इतनी खाली क्यों किया जाए, जब सेंट्रल स्तर पर उनके पैसे और समय को बचाने के लिए NRA-CET आयोजन हो सकता है, तो हम क्यों ओपन कैंपिंग के माध्यम से सैकड़ों जगह अप्लाई करवा रहे हैं। इसे ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड और पारदर्शी क्यों नहीं रखा जा सकता, ताकि समय बचे, पैसा बचे और सही व्यक्ति सही मुकाम तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।